कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दर्शकों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर कर रही हूँ। इसलिए दर्शकों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और बहुत ही ध्यान से सुने। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दर्शकों, बहुत पुराने समय की बात है। इसी जंगल में एक नीलकंठ पंछी का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते थे। अपनी जान से ज्यादा एक दूसरे को चाहते थे। जो नीलकंठ की पत्नी थी वह बहुत ही जिज्ञासी स्वभाव की चिड़िया थी। वह अपने पति नीलकंठ से हर समय कुछ ना कुछ पूछती रहती थी। एक रात जब पति पत्नी दोनों एक गंगा नदी के किनारे एक डाली पर बैठे हुए थे तो दर्शक बंधु, नीलकंठ की पत्नी अपने पति नीलकंठ से कहती है कि हे पति देव, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। आज मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है, चिंता हो रही है कि आप कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन हल्का हो जाए। दर्शक बंधु, जब नीलकंठ अपनी पत्नी की यह बात सुनता है तो नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना ज्यादा व्याकुल है। आखिर मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए। यह बात सुनकर नीलकंठ की पत्नी कहती है कि हे पतिदेव, आप मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर मेरे मन को कुछ तो शांति जरूर मिल जाए। दर्शक बंधु, इस प्रकार नीलकंठ अपनी पत्नी को एक कहानी सुनाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आज तुम एक अमीर बहन और एक गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। आज मैं तुम्हें एक अमीर बहन और एक गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। आज की यह कहानी सुनकर तुम्हें ये पता चल जाएगा कि एक भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है और एक बहन अपने भाई के लिए कैसा रिश्ता निभाना चाहेगी। और साथ ही साथ तुम्हें इस कहानी से यह जानने के लिए मिलेगा आखिर मनुष्य पर गरीबी क्यों आती है और किन किन कारणों से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिन्हें मनुष्य को करने से व्यक्ति गरीबी के चुंगल में फंस जाता है। ऐसे कई सवालों के जवाब आपको इस कहानी से जानने को मिलेंगे। इसलिए दर्शक बंधु, आज की यह कहानी आपके जीवन में एक नए मार्ग और नई प्रेरणा देने वाली है। आज की इस नीलकंठ पक्षी की कहानी से तुम्हें ज्ञान की 8 बातें। इस कहानी को सुनकर कोई भी मनुष्य अपनी गरीबी को बहुत ही आसानी से दूर कर सकता है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी है। इसलिए प्रिय, आज की यह कहानी बहुत ही ध्यान लगाकर और मन लगाकर सुनना। दर्शक बंधु, नीलकंठ की पत्नी कहती है कि हे पतिदेव, अगर इतनी ही अच्छी कहानी है तो तुम कहानी को बिना देर किए आरंभ करो। मैं अपनी पूर्ण श्रद्धा और भाव से इस कहानी को सुनूंगी और इस कहानी में बताई गई 8 बातों पर मैं जरूर अमल करूंगी। दर्शक बंधु, इस प्रकार नीलकंठ अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लगता है। नीलकंठ कहता है कि हे प्रिय, बहुत पुराने समय की बात है। इसी नगर में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें जन्म लेती हैं। उन जुड़वा संतानों में से उसके एक संतान पुत्र और दूसरी पुत्री होती है। किसान अपने पुत्र का नाम रोहित रख देता है और वहीं अपनी पुत्री का नाम माया रख देता है। इस प्रकार दर्शक बंधु, रोहित और माया धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। जब धीरे धीरे किसान की दोनों संतानें बड़ी हो जाती हैं, धीरे धीरे करके जब उनकी आयु विवाह के योग्य हो जाती है, तब किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लग जाती है। किसान किसी कारणवश अपने पड़ोस के शहर में जाता है तो उसी शहर में उसे एक व्यापारी का पुत्र किसान को पसंद आ जाता है। व्यापारी के पुत्र के साथ किसान अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। इस प्रकार से दर्शक बंधु, माया अपने पिता के घर से विदा होकर अपने ससुराल को चली जाती है। इधर किसान अपनी बेटी को विदा करने के बाद अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि मेरी बेटी तो अब अपने घर द्वार की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया
तब मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपने बेटे और बहू के साथ में रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। इतनी कहानी सुनाने के बाद दर्शक बंधुओं, नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, ईश्वर की जो लीला है बहुत ही निराली है। ईश्वर की जो लीला है बहुत ही निराली है। परमात्मा ना जाने कब किसे अमीर बना दे और कब किसको गरीब बना दे, इसके बारे में और दूसरा कोई नहीं जानता है। अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। दर्शक बंधुओं, एक दिन वह किसान किसी भयानक बीमारी के चपेट में पड़ जाता है और जब किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है, अपने पिता की यह हालत देखकर वह बेटा बहुत ही निराश और हताश हो जाता है, बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद वह अपने पिता की बहुत ही अच्छे वैद्य, हकीमों, डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी सी महंगी दवाइयाँ लेकर आता है। दर्शक बंधु, इस प्रकार से अपने पिता का इलाज कराते हुए यह किसान का पुत्र एकदम से कंगाल हो जाता है, लेकिन फिर भी पिता की हालत में कोई भी सुधार नहीं आता है। जब किसी भी प्रकार की दवाई उसके बीमारी में कोई फायदा नहीं पहुंचाती है, तो एक दिन वह किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटा रोहित को समझाते हुए कहता है कि हे पुत्र, जब भी कोई समस्या मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर हो, जब उस समस्या का उस मौके पर कोई निवारण ना मिले, तब दर्शक बंधुओं, ऐसे में उस समस्या को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, तुम मेरी चिंता छोड़ो और अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है। इसलिए पुत्र, तुम अब मेरी चिंता करना छोड़ो। इसलिए तुम विवाह करके अपनी घर गृहस्थी को आगे बढ़ाओ। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर रोहित एकदम से चुप हो जाता है। आखिर वह बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वो तो पहले ही उसके पिता के इलाज में खर्च हो चुकी थी। फिर कहता है कि हे पिताजी, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही करें। उसके बाद वह किसान अपने पुत्र रोहित की शादी एक गरीब घर की कन्या से करा देता है और रोहित के शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद रोहित पूरी रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार करता है। रोहित का तो घर और खेत खलियान पिता की बीमारी में, पिता के इलाज में पहले ही बिक चुके थे और जो कुछ जमा पूंजी बची थी वह पिता के अंतिम संस्कार में समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से दर्शक बंधुओं, रोहित एकदम दीनहीन और गरीब बन जाता है। प्रिय मित्रों, जब रोहित एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है, तब वह गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहने लग जाता है और दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालने लगता है। उधर रोहित की बहन माया, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के बेटे के साथ हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है, तब वह अमीर बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लगती है। वह अपने मन में सोचने लगती है कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो गया है, उसका तो घर द्वार तक बिक गया है, उसके पास में एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची है। यदि ऐसी हालत में वह मेरे ससुराल में आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानी और जेठानी मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक उड़ाएंगी कि तेरे पीहर वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। ऐसे में तो मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। इस कारण से दर्शक बंधुओं, माया अपने सगे भाई रोहित से अपना रिश्ता तोड़ देती है। ना तो माया अपने भाई के लिए अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। माया के भाई रोहित को यह अच्छी तरह से पता होता है कि मेरी बहन मुझसे नफरत क्यों करती है, इसलिए रोहित अपनी बहन के ससुराल कभी नहीं जाता है। इस तरह से दर्शक बंधुओं, माया अपने ससुराल में बड़े ही ऐशो आराम के साथ अपनी जिंदगी गुजारती है। इधर रोहित मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी के साथ रह करके किसी तरीके से अपने दिन को काटने लगता है। इधर नीलकंठ अपनी पत्नी को आगे कहानी सुनाने लगता है और कहने लगता है कि हे प्रिय, जब कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, एक दिन रोहित की बहन माया के लड़के की शादी तय हो जाती है और माया अपने भाई रोहित के लिए किसी भी प्रकार का निमंत्रण नहीं देती है। दर्शक बंधुओं, जब इस बात का पता रोहित को चलता है
जब यह बात रोहित को पता चलती है कि उसके भांजे की शादी हो रही है, इस बात को सुनकर रोहित बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और इस बात की खबर जाकर अपनी पत्नी सुशीला को बताता है कि मेरे बहन माया के लड़के की शादी है और हम सभी को शादी के लिए माया के ससुराल चलना होगा। जब रोहित की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है, वह भी इस बात को सुनकर खुश हो जाती है और सोचने लगती है चलो इसी बहाने मैं अपने ननद से भी मिल लूंगी। फिर सुशीला अपने पति रोहित से कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अब तो हमारे भांजे की शादी है, मैं तुम्हारे साथ में जरूर ही चलूंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे यह बताओ कि मेरी ननद रानी ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है। अपनी पत्नी के मुंह से इन बातों को सुनकर रोहित बिल्कुल ही चुप हो जाता है। फिर रोहित अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया है, मुझे भी यह खबर किसी दूसरे के मुंह से पता चली है कि हमारे भांजे की शादी है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ये तो हमारे बहन के ही बेटे की शादी। सुशीला अपने पति से कहती है कि हे पिया जी, आपकी यह बात भी सही है कि हमारे भांजे की शादी है, यह बात तो सही है कि हमारे भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के ससुराल जाना मुझे यह सब उचित नहीं लगता और आपके लिए भी वहां जाना उचित नहीं है। वहीं रोहित अपनी पत्नी को समझाता है कि हे प्रिय, माया के ससुराल वाले बड़े आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर ये भी हो सकता है उन्होंने हमें न्योता भेजा हो, न्योता वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंच पाया हो। इसलिए प्रिय, तुम किसी भी प्रकार का सोचा विचारी मत करो और तुम भी तैयार होके और बच्चों को तैयार करके मेरे साथ माया के ससुराल चलो। अपने पति की इन बातों को सुनकर सुशीला कहने लगती है कि हे पति देव, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं बिना नेता और निमंत्रण के नहीं जाऊंगी। तब पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुन करके रोहित कहता है, ठीक है सुशीला, यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम बच्चों के साथ में घर पर ही रहना, तो मैं ही अकेला माया के ससुराल चला जाता हूँ। यदि ऐसे में मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी और जेठानी मेरी बहन को बात बात पर ताना मारेंगे और कहेंगे खर्चा ना हो जाए, इसीलिए तुम्हारा भाई अपनी इकलौती बहन के बेटे की शादी में भी नहीं आया। और ऐसा कहकर रोहित घर से बाहर चला जाता है। माया रोहित से कहती है कि जब तुम आ ही गई हो तब तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहना और भूल से भी तुम इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। जब भी भोजन तैयार हो जाएगा मैं भोजन की थाली तुम्हें इसी कमरे में पहुंचा दूंगी और भोजन खा करके तुम पिछले दरवाजे से अपने घर को चले जाना। तब रोहित कहता है कि ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तेरे ससुराल से अपने घर की ओर चला जाऊंगा, लेकिन बहना तुम इन कपड़ों को तो रख लो जिन्हें मैं तुम्हारे लिए और भांजे के लिए बड़े प्यार से लाया हूँ। तब माया अपने भाई से कपड़ों को लेकर घर से बाहर चली जाती है और बाहर जाते समय उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। रोहित उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करता है। दर्शक बंधुओं, इतनी कहानी सुना करके नीलकंठ चुप हो जाता है। तब नीलकंठ की पत्नी कहती है कि हे पिया जी, बड़ी ही प्यारी कहानी है, बड़ी ही दुख भरी कहानी है, और आगे सुनाओ ना, इस कहानी में आगे क्या होता है। वो नीलकंठ कहानी के लिए आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हे प्रिय, इधर तो रोहित अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन माया के लौटने का इंतजार कर रहा होता है कि आज मेरी बहना भोजन के लिए वापस लौटकर मेरे पास आती ही होगी, आज तो मुझे भी स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। उधर वह निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद कर अपने घरेलू कामों में लग जाती है और शादी के काम धंधों में इतना ज्यादा खो जाती है, उसे इतना तक नहीं याद रहता कि उसका जाया भाई कमरे में बंद है।
उसे इतना तक कि नहीं याद रहता कि मेरी माँ का जाया भाई कमरे में बंद है और मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। दर्शक बंधुओं, इधर जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से रोहित वहीं छटपटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब रोहित अपनी बहन के लिए आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता है। इस तरीके से रोहित को उस अंधेरे कमरे में पड़े हुए एक नहीं दर्शक बंधुओं 3 दिन बीत जाते हैं और रोहित को अपने बीवी बच्चों की याद भी सताने लगती है। रोहित वहीं अंधेरे कमरे में पड़ा सोचने लगता है कि यदि यहाँ कोई नहीं आया, मैं तो बंद इसी कमरे में ही मर जाऊंगा। अगर मैं यहीं मर गया तो भला मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? मेरे ना होने पर मेरे बीवी बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? दर्शक बंधुओं, रोहित इधर यही सोचते सोचते बेहोश होने लगता है। अभी किसी काम की वजह से माया की जेठानी इसी कमरे के पास से गुजरती है। जब रोहित के कानों में माया की जेठानी के पायल के घुंघरू की आवाज सुनाई देती है, तब रोहित अपनी पूरी ताकत लगा करके उस बंद कमरे के दरवाजे को पीटने लगता है। जब माया की जेठानी के कानों में उस दरवाजे की आवाज सुनाई देती है, खटखटाने की आवाज सुनाई देती है, दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है, वह दरवाजे को खोल करके देखती है और रोहित से पूछने लगती है कि हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया है? रोहित इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। जब माया की जेठानी दोबारा फिर यही बात पूछती है, तो रोहित इस बात को छुपा लेता है कि मेरी बहन माया ने ही मुझे इस कमरे में बंद किया है। इसकी जगह पर झूठ मूठ का कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, अभी किसी ने गलती से इस दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी और मैं इस कमरे में बंद होकर अकेला छटपटा रहा था। बहन, यदि तुम आज नहीं आती, मेरे प्राण फकीर ही उड़ जाते। और इतनी बात कह करके रोहित पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता है और इधर अपने घर की सीध लगा लेता है। 3 दिन का भूखा प्यासा रोहित बेचारा अपने घर की ओर चला जाता है। अंत में चलते चलते वह काफी दूर निकल आता है। चलते चलते रोहित को अब तो चक्कर आने लगते हैं। दर्शक बंधुओं, जैसे ही रोहित का सिर चकराता है, वह उसी समय पर जमीन पर गिरने वाला होता है। तभी वहाँ पर कहीं से एक बूढ़ी माँ आ जाती है और वह बूढ़ी माँ रोहित को गिरने से पहले ही उसे संभाल लेती है। दर्शक बंधुओं, जब कुछ समय बाद पुनः रोहित को होश आता है, तो रोहित अपने को क्या देखता है? वह तो एक बूढ़ी माँ की गोदी में लेटा हुआ है और वह बूढ़ी माँ एक पंखी लेकर उसका हवा कर रही है। होश आने के पश्चात रोहित उठकर खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद उस बूढ़ी माँ को प्रणाम करता है। कहता है कि हे माँ, आप भला कौन हैं? दर्शक बंधुओं, इतनी कहानी सुनाने के बाद नीलकंठ थोड़ा सा विश्राम लेता है और विश्राम करने के बाद नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए इससे बची हुई आगे की कहानी सुनाने लगता है। नीलकंठ कहता है कि सुनो प्रिय, जिस बूढ़ी माँ की गोद में वह रोहित बेचारा लेटा हुआ था, जिस बूढ़ी माँ की गोद में रोहित बेचारा लेटा हुआ था, वह बूढ़ी माँ एक देवी माँ होती है। उधर रोहित की पत्नी सुशीला रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से देवी माँ की भक्ति और पूजा अर्चना किया करती थी। इसलिए दर्शक बंधुओं, जब रोहित चक्कर खाकर गिरने वाला होता है, तब उसी पश्चात तत्काल देवी माँ प्रकट होकर देवी माँ रोहित को जमीन पर गिरने से बचा लेती हैं और रोहित का सिर अपने गोदी में रखकर सुला लेती हैं। और जब रोहित को होश आता है तो वह बूढ़ी माँ को प्रणाम करके अपने घर की ओर चला जाता है। तभी उसी समय पर बूढ़ी माँ कहती हैं कि हे बेटा, तुम भला कहाँ से आ रहे हो और इधर तुम कहाँ के लिए जा रहे हो? तब रोहित बताता है कि हे माँ, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के ससुराल गया था और अब मैं लौट कर वहीं से आ रहा हूँ और इधर मेरा गांव है, मैं अपने गांव के लिए जा रहा हूँ। तब बूढ़ी माँ रोहित से कहती हैं
कि हे बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब रोहित कहता है कि पूछो मैया, तुम मुझसे क्या बात पूछना चाहती हो। तब बूढ़ी माँ कहती है कि हे बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो और जैसा कि तुमने बताया कि वहाँ पर शादी थी, फिर तुम लौट करके खाली हाथ कैसे जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बीबी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं भेजा? बूढ़ी माँ के मुख से ऐसी बातों को सुन करके रोहित की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और रोहित उसके बाद उस बूढ़ी माँ से कहता है कि हे मैया, अब भला आपसे क्या छुपाना, आपने तो मेरे प्राणों की सुरक्षा की है। तब रोहित उस बूढ़ी माँ को पूरी घटना बता देता है जो उसके साथ में हुई थी। इस प्रकार से रोहित के मुंह से पूरी घटना सुनने के बाद वो बूढ़ी माता कहती हैं कि हे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता ना करो। जो तुम्हारे साथ हुआ उसे तुम भूल जाओ। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेकों प्रकार के भांति भांति के फल लगे हुए हैं। हे बेटा, तुम उस मेरे बगीचे में चलकर अपना पेट भर लो, क्योंकि हे बेटा, तुमने 3 दिनों से कुछ तक नहीं खाया है, एक निवाला तक नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल अपने बीबी बच्चों के लिए भी लेते जाना, तोड़ लेना। जब तुम्हारे बीबी बच्चे तुमसे पूछे कि तुम अपने बहन के घर से क्या लेकर के आए हो, तब तुम यह कह देना कि मेरी बहन ने तुम्हारे लिए यह फल भेजा है। ऐसा करने से बेटा, तुम अपने बीबी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से भी बच जाओगे और बेटा, ऐसा करने से तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी, मान सम्मान भी बचा रहेगा। रोहित जब इस प्रकार से बूढ़ी माँ की इन बातों को सुनता है, तब बूढ़ी माँ की यह बात मानकर रोहित इस बगीचे में पहुँच जाता है, क्योंकि दर्शक बंधुओं, उस बूढ़ी माँ के बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे। के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें।